क्वेश्चन, क्या वो सिल्वर ऑर्नामेंट बाउल का? हाँ, वो बेलमेंट है क्या? बेलमेंट ही नहीं है ना? क्यों नहीं है? देर इज जस्ट ट्रांसफर, बट पोजीशन जो है, या फिर वीकेंड से किसी और के कस्टडी में रखा है, चाबी तो उसके पास ही है ना, वो रोज रात को जाके चेक कर रहा है. सो देर कैनॉट बी बेलमेंट. एंड अगर वो बेलमेंट नहीं है तो बेलमेंट का कोई भी रूल उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है. लिखना कैसे है? आपको पहले ये समझाना होगा बेलमेंट का मीनिंग क्या होता है. आपको पहले ये समझाना होगा कि एक्चुअली यस, पहले तो आपको बेलमेंट का डेफिनेशन बताना होगा. फिर ये बताना होगा बेलमेंट होने के लिए सिर्फ ट्रांसफर होना इज जरूरी नहीं है या उतना रिक्वायर्ड नहीं है. देयर शुड बी सम पर्पस एंड पोजीशन सामने वाले के पास जाना चाहिए. यहाँ तो पर्पस छोड़ो, पोजीशन ही गया नहीं है सामने वाले के पास, बिकॉज द की इज with that person only. We cannot call him as bailor as well. The key is with that person, so that cannot be bailment. हाँ, आज नयन कौन है? अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रसाद. कौन सा अटेम्प्ट है? फाउंडेशन दिसंबर वाला की दिसंबर वाला? अच्छा, प्रसाद 8 यूनिट चल रहा है, ठीक है. जो मिस हुआ है अपन कुछ कुछ दिन में वो कंप्लीट कर लेंगे पीछे वाला, क्योंकि बहुत लोग लेट ज्वाइन हुए तो उनका पहले वाला मिस हुआ है. अभी से आगे आप कंटिन्यू करो, है ना. और इससे पीछे का जो भी हुआ है अपन कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है. पढ़ा दिया जाएगा जो मिस हुआ है वो. हमने कल टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट लिखा, लिख लिया, लिख लिया. बाय नोटिस, बाय डेथ, बाय फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस एंड बाय फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, बोलो. हम्म. हम्म. करेक्ट, करेक्ट. ठीक है. यस. आंसर कैसे लिखना है अभी तक मैंने बताया ही नहीं आपको. अभी तक मैं आपको सिर्फ प्रोविजन और कंक्लूजन लिखवा रही हूँ. अभी कुछ लोगों को पता है, वो लिखते हैं कि आई हेयर बाय कमेंट दैट वगैरह. बाकी लोग नहीं लिखते क्योंकि मैंने अभी तक बताया नहीं है. आई वॉन्ट यू टू सॉल्व सम 20-25 क्वेश्चंस. एक आइडिया आएगा कि आपको लिखना कैसे है. एंड देन फिर मैं आपको ऑर्डर बता दूंगी कि पहले फैक्ट लिखना है कि पहले प्रोविजन लिखना है. ठीक है, उसका टेंशन मत लो. बट सी, मार्क्स आपको प्रोविजन कंक्लूजन के होते हैं मार्क्स, बट जो लिखना होता है फैक्ट्स प्रोविजन कंक्लूजन, दैट इज कंपल्सरी. हमने ड्यूटीज ऑफ राइट्स ऑफ बेली लिख लिए, हो गए. राइट्स ऑफ बेलर लिखा है, राइट ऑफ बेली नहीं लिखा है, देख लो. बिकॉज बीच में से ही टर्मिनेशन आ गया था, मेरे माइंड में से स्किप हो गया था कि राइट पहले लिखना चाहिए. चलो, जैसे बेलर के कुछ राइट्स है, वैसे बेली के भी कुछ राइट्स होंगे. क्या राइट होगा? राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स. बेलमेंट का ट्रांजेक्शन क्या जॉइंटली हो सकता है? हाँ. जॉइंट बेलर्स का मतलब होता है कि ये ट्रक है, ओके, ट्रक है, और ये ट्रक रामू और श्यामू, दो फ्रेंड्स ने मिलके ओन किए. क्या करते हैं ट्रक? उनका एक बिजनेस है, ट्रक को डिलीवर करते, ट्रांसपोर्ट करते, जो भी पैसा आता है वो क्या करते हैं, दोनों जॉइंट ओनर से बेसिकली ट्रक के, जो भी पैसा आता है दोनों क्या करते हैं, मिल बांट के लेते हैं. क्या ट्रक को मेंटेन करना पड़ेगा? ट्रक का मेंटेनेंस जरूरी है. तो ये रामू शामू ने क्या कर दिया, ये उनकी ट्रक है, ट्रक को दे दिया ये सर्विस सेंटर वाले के पास. मुझे बताओ, यहाँ पे तो 3 लोग हैं, यहाँ पे तो 3 लोग हैं, बेलर कौन? रामू शामू बोथ विल बी बेलर. बेलर का मतलब होता है, प्रसाद के लिए बोल रही हूँ, न्यू पर्सन. बेलर का मतलब होता है कि जो पर्सन ने अपना गुड्स सामने वाले को दिया है, ठीक है. गुड्स
मतलब कोई भी चीज जो अपना गुड्स सामने वाले को दिया है, क्या इन दोनों ने ट्रक दिया है? ट्रक दिया है सर्विस सेंटर वाले को, क्या करना है, उसको रिपेयर करवाना है, सर्विसिंग करना है, ठीक करवाना है। तो यहाँ पे ये कौन हो गया? उन्होंने गुड्स दिए हैं फॉर सम पर्पस टू अनदर पर्सन, सो दैट पर्सन वुड बी बेली, एंड जिन्होंने गुड्स दिया है दैट पर्सन वुड बी बेलर। क्या ये ग्रेटिट्यूस बिलमेंट है कि नॉन ग्रेटिट्यूस है? नॉन ग्रेटिट्यूस है। यहाँ पे ये सर्विस चार्जेस लेगा, सो ये चार्जेस इज कंसिडरेशन फॉर बेली, और ट्रक का रिपेयर होना इज कंसिडरेशन फॉर रामू एंड श्यामू। सो यहाँ पे ये नॉन ग्रेटिट्यूस बिलमेंट है। तो यहाँ पे दो लोगों ने मिलके वो गुड्स को ओन किया है, करेक्ट है? दो लोगों ने मिलके गुड्स को ओन किया है, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? जॉइंट बेलर्स। तीन लोगों ने मिलके ओन किया है फिर भी चलेगा, उनको भी जॉइंट बेलर्स बोला जाएगा। जॉइंट बेलर्स मतलब मोर देन वन पर्सन लेंड देयर गुड्स टू अनदर पर्सन। सो अभी बेली का, जैसे बेली ने क्या किया, सर्विसिंग कर दिया ट्रक का, तो क्या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिटर्न बैक द गुड्स टू द ट्रू ओनर? हाँ, करना चाहिए रिटर्न बैक। बट अभी कोइंसिडेंटली क्या हुआ, शामू कहीं और चला गया, शामू कहीं और चला गया, वहां पे सिर्फ रामू अवेलेबल है। तो क्या बेली ने सिर्फ रामू को जाके गुड्स देना चाहिए? हाँ, सिर्फ रामू को जाके गुड्स देना चाहिए। सो इट इज ड्यूटी और इट इज राइट ऑफ बेली टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स। ये दोनों में से अगर एक को भी उसने गुड्स रिटर्न किया, तो इट विल बी कंसिडर एज इफ गुड्स किसको रिटर्न किया है? दोनों को रिटर्न किया है। आइदर दोनों को साथ में रिटर्न दो, या फिर दोनों को अलग अलग में से किसी को भी रिटर्न दिया गुड्स का, तभी चलेगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। राइट टू इंडेमनीफाई, Billy is entitled to indemnified by bail for any loss arising to him by the reason that the bailor was not entitled। अभी बेलर ने बेली को कुछ बोल के गुड्स दिया है फॉर सम पर्पस, और मे बी उसका जो डेंजरस नेचर है या उसमें जो फॉल्ट है वो बताना भूल गया या वो बताना रह गया, उसकी वजह से बेली को कुछ इनकन्वीनियंस होगी। जैसे आपने आपके दोस्त को गाड़ी दी थी, ये बताना भूल गए कि ब्रेक फेल है, आपका फ्रेंड गाड़ी रेस कर रहा है, वो क्या हो गया, गाड़ी रेस कर रहे तो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको लग गई, थोड़ी बहुत इंजुरी हो गई, तो क्या उसके इंजुरी के पैसे आपको इंडेमनीफाई मतलब क्या आपको कंपेंसेट करके देना पड़ेगा? डेफिनेटली आपको कंपेंसेट देना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी राइट ऑफ बेली टू रिकवर दैट अमाउंट। राइट टू क्लेम कंपेंसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, अगर बेलर ने फॉल्टी गुड्स प्रोवाइड किए हैं उसकी वजह से उसको हेल्थ में या फिर और कोई हार्म हुआ है, तो दैट शुड बी कंपेंसेटेड फ्रॉम द बेलर। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, ग्रेटिट्यूस बिलमेंट के केस में द बेलर शैल रीपे द बेली नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। नेसेसरी एक्सपेंसेस मतलब क्या, अभी जैसे गाड़ी दे दी है आपने आपके दोस्त को, और वो गाड़ी का टायर खराब हो गया, दोस्त ने गाड़ी का टायर बदल दिया एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, तो क्या टायर के पैसे आपको देने पड़ेंगे क्योंकि ओनरशिप आपका है? सो बेलर शुड बियर एनी नेसेसरी एक्सपेंसेस दैट इज ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मतलब गाड़ी को कुछ, जैसे गाड़ी के पेपर्स मिसिंग है और पेपर्स मिसिंग होने के वजह से बेली को चार्जेस भरने पड़ेंगे, पुलिस को चार्जेस भरने पड़े, तो क्या वो पैसा वसूल कर सकता है बेलर से? डेफिनेटली कर सकता है। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड टाइटल टू द गुड्स, अभी ये वाला केस कैसा है, एक बेलर है, ओके, बेलर ने अपने गुड्स बेली को दी फॉर सम पर्पस यूज करने के लिए, बट जब गुड्स वापस देने की बारी आई, तो वो जो बेलर का दोस्त है वो क्या बोल रहा है, अरे ये गुड्स मेरे हैं, बेलर बोल रहा है नहीं नहीं मेरे हैं। अभी ये बेली बेचारा कंफ्यूज हो गया, गुड्स तो रिटर्न करना है, पर्पस अकम्प्लिश हो गया, पर रिटर्न करे तो किसको करे? अगर रॉन्ग ओनर को किया तो दैट वुड बी प्रॉब्लम। तो इसके लिए टू फाइंड आउट हु इज द ट्रू ओनर, उसको क्या करने का राइट है, वो कोर्ट में अपील कर सकता है, कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि सर आई एम नॉट गेटिंग कि ट्रू ओनर कौन है, मैंने गुड्स बेलमेंट पे तो लिए है, बट जब रिटर्न करने की बारी आई है तब दोनों बोल रहे मैं ओनर हूं। तो ये केस में ही हैज ऑल राइट टू अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड हु इज द ट्रू ओनर। और एक होता है पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगी। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को?
बेलर राइट्स, जो इधर राइट्स होंगे वो इधर ड्यूटीज होंगे, जो इधर ड्यूटीज होंगे वो उधर राइट्स होंगे। बेलर बेली का थोड़ा ऐसा है। चलो लिख लेंगे राइट्स ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेली। ज्यादा नहीं, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे इसका। नंबर वन लिखो, बेली विल हैव राइट टू डिलीवर गुड्स। बेली विल हैव, बेली विल हैव राइट टू डिलीवर गुड्स any one of the joint billers, to any one of the joint billers, to any one of the joint billers. Joint billers. Number two, right लिखो, right to indemnify, right to indemnify. Bailey is entitled to be indemnified. Bailey is entitled to be indemnified by the bailor. Bailey is entitled to be indemnified by the bailor for, entitled to be indemnified by the bailor for any loss, for any loss arising to him by the reason, for any loss arising to him by the reason that the bailor was, that the bailor was not entitled to make bailment, that the bailor was not entitled to make bailment. Number next, right लिखो, Bailey will have, number next right लिखो, Bailey will have right to claim, Bailey will have right to claim compensation in case of, Bailey will have right to claim compensation in case of loss caused to him, loss caused to him, in case of loss caused to him due to failure of bailor to disclose the, due to failure of bailor to disclose the fault in goods, faults in goods, disclose the faults in goods known to him, failure of disclosure, fault in goods known to him. If yes, if if it does not know, तो ग्रेटिट्यूस के केस में बेली वुड बी रिस्पॉन्सिबल। नॉन ग्रेटिट्यूस के केस में चाहे उसको पता हो या चाहे ना पता हो, बिलर वुड बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कंसिडरेशन है ना। वो जो दो ग्राफ दिए ना मैंने निकाल के, उससे याद करो। देन नेक्स्ट लिखो, बेली विल हैव राइट टू क्लेम, बेली विल हैव राइट टू क्लेम necessary expenses incurred by him, Delhi will have right to claim necessary expenses incurred by him and any extraordinary expenses as well. And any extraordinary expenses as well. Will have right to claim necessary expenses incurred by him and extraordinary expenses as well. Next, Delhi will have right to apply to court. Delhi will have right to apply to,
Belly will have right to apply to court to decide the title to the goods. To decide the title to the goods. टाइटल का मतलब होता है किसका रियल ओनरशिप है, उसको पता नहीं पड़ रहा है, तो वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि सर इसका रियल ओनर कौन है, प्लीज फाइंड आउट एंड हेल्प मी, आई वांट टू रिटर्न द गुड्स. बेली, बेली. जिसने उसको दिया है वही ओनर होगा. यस. बट क्या है, गुड्स रिटर्न देते टाइम पे दूसरा वाला आके क्लेम कर रहा है, अरे नहीं मेरे पास ये प्रूफ है, ये गुड्स तो मेरा है, इसने मेरे से पहले चोरी किया था. इफ दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन, देन बेली विल हैव ऑल राइट टू गो टू कोर्ट टू फाइंड आउट ट्रू ओनर, कि मैं किसको रिटर्न करूं. You are entitled to give it back to the person जिसका गुड्स है, दैट इज ट्रू, नो प्रॉब्लम. बट इन केस आप जब गुड्स को रिटर्न कर रहे हो, जैसे आपने जैसे आपने एक लड़के से फोन लिया, ठीक है, एक लड़के से फोन लिया, 4 दिन यूज किया, उसको वापस देने जा रहे हैं, अभी वहां पे उसका दोस्त भी है, और उसका दोस्त आपको ये क्लेम कर रहा है कि अरे ये जो फोन था ये मेरा था, तो यू शुड रिटर्न मी. ऐसा उसने बहुत सारे प्रूफ दिखाए, ये फोन मेरा था, मेरे फ्रेंड ने चोरी करके लिया था. इफ दिस थिंग्स हैपन, देन यू विल हैव ऑल राइट टू गो टू कोर्ट, कि मैं क्या करूं. तब तक फोन बेली के पास, अदरवाइज कोर्ट के डायरेक्शन पे. हाँ, अदरवाइज कोर्ट के डायरेक्शन पे उसको कलेक्ट करना पड़ेगा फोन. ये देखो, लीन, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है. लीन, पेमेंट ऑफ सर्विस. लीन सुना है कभी? लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब होता है कब्जा करना. कब्जा करना, कोई भी गुड्स पे कब्जा करना इज नथिंग बट लीन. लीन के 2 टाइप्स है, एक है पर्टिकुलर लीन और एक है जनरल लीन. पहले मैं लीन क्या होता है वही आपको समझा देती हूँ. इमेजिनरी एग्जाम्पल्स है, बस अपने कैरेक्टर रियल है. आई मीन जो मेरे एग्जाम्पल में कैरेक्टर ही बोलेंगे ना. हाँ, तो जो मेरे एग्जाम्पल में लोग है वो रियल है. ये दीपेश सर का क्या हो गया, शादी फिक्स हो गया. इमेजिनरी एग्जाम्पल. दीपेश दीपेश सर को जाके परेशान मत करना, ठीक है. सो दीपेश सर का इमेजिन शादी फिक्स हो गया, और अभी शादी फिक्स हुआ है तो बहुत सी चीजें रहती है शादी में, नए नए कपड़े, कोट, ये वो, ब्लेजर वगैरह. तो अभी दीपेश सर को अलग अलग फंक्शन में अलग अलग अच्छे अच्छे आउटफिट पहनना है. तो बोले आउटफिट ऐसे मुझे एक बेस्ट डिजाइनर से आउटफिट क्या करवाना है, बनवाना है, बेस्ट टेलर से मुझे आउटफिट बनवाना है. ऐसा दीपेश सर ने सोचा, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरे सारे आउटफिट मेरी ब्राइड के साथ मैच होने चाहिए, आजकल वो ट्रेंड चल रहा है. सो ऐसा उनका प्लान है. तो दीपेश सर को क्या करना था, एक कुर्ता क्या बोलते हैं, हाँ, दीपेश सर को लेट से एक शेरवानी सिलवाना था, शेरवानी डिजाइन करवाना था. तो टू एक फेमस टेलर है या फेमस डिजाइनर बोल सकते हो, एक फेमस डिजाइनर के पास गए. फेमस डिजाइनर के पास गए, बोले मेरे को बोले मेरे को कुछ पता नहीं है, एकदम मस्त बढ़िया से बढ़िया डिजाइन लो, ज्यादा पैसे ले लो आप चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स्ट्रा पैसे लो, लेकिन मुझे प्रॉपर बढ़िया से बढ़िया डिजाइन करके चाहिए. तो ये डिजाइनर ने बोला सर नो प्रॉब्लम, हो जाएगा. सो इनकी कुछ बातचीत हो गई, क्या उसके ये सिलवाने के लिए क्या लेके आना है, क्या फैब्रिक लेके आना है, कितना मीटर वगैरह वगैरह, ये सारी बातचीत हो गई. फिर दीपेश सर ने इनके चार्जेस पूछे, बोले सर आपको इतना बेस्ट अगर डिजाइन करवाना है तो चार्जेस 15,000 रुपए लगेगा, और 15,000 रुपए में से मैं 3,000 रुपए एडवांस लूंगा, और बचे हुए सारे पैसे आपको, आपका जैसे ही काम हो जाएगा, आपको जो भी कोट का या ब्लेजर शेरवानी का डिलीवरी है,
शेरवानी की डिलीवरी के टाइम पे आपको 12,000 रुपीज देना पड़ेगा। सो दीपेश सर बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी क्या हुआ, दीपेश सर ने 3,000 रुपया एडवांस दे दिया। बताओ कितने रुपए पेबल है अभी। दीपेश सर इज सपोज टू पे 12,000 रुपीज टू डिजाइनर एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी, राइट। सो अभी क्या हुआ कि दीपेश सर का वैसे ज्यादा दिन नहीं था, 1 महीने पे शादी आया था। तो ये जो डिजाइनर है उसको पहले ही दीपेश सर ने बोल के रखा था कि मुझे जल्दी में जल्दी 10-15 डेज में क्या चाहिए, शेरवानी सिलवा के चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, दीपेश सर शेरवानी लेने के लिए नहीं गए। दीपेश सर ने उसके एजेंट को भेजा, उनके एजेंट को भेजा, किसी और को भेजा, लेट से शौनक को भेजा, बोले जा मेरी शेरवानी लेके आ जा, मुझे बाकी सारी तैयारियां करनी है। तो शौनक वेंट टू डिजाइनर, शौनक वेंट टू डिजाइनर, बोले जो आपके पास दीपेश सर ने ऑर्डर दिया था क्या वो ऑर्डर रेडी है क्या। डिजाइनर बोले सर वो ऑर्डर तो कल ही रेडी हो गया था, बट हमारा एक कंडीशन था कि ऑर्डर लेते टाइम पे या गुड्स का डिलीवरी लेते टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा बचा हुआ पैसा देना पड़ेगा, दैट इज 12,000 रुपीज। तो अभी शौनक पड़ गया सोच में। शौनक बोला पैसे तो लाए नहीं है सर से, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। इसको लगा कि द अमाउंट इज ऑलरेडी पेड। तो क्या किया, गुड्स, ये जो गुड्स है वो शौनक को देने के लिए तैयार नहीं है। डिजाइनर गुड्स शौनक को देने के लिए तैयार नहीं है। डिजाइनर क्या बोल रहा है, जब तक 12,000 रुपये नहीं देते ये गुड्स मैं क्या करूंगा, मेरे पास रखूंगा, ठीक है, मेरे पास रखूंगा। तो लीन का मतलब होता है कब्जा करना। जब तक सामने वाला इंसान या जब तक सामने वाला पर्सन अमाउंट पे ना करे तब तक क्या वो पर्सन गुड्स उसके पास होल्ड कर सकता है, डेफिनेटली वो गुड्स उसके पास होल्ड कर सकता है। तो डिजाइनर विल हैव ऑन राइट to hold the goods until the payment is not completed। जब तक 12,000 रुपयों का पेमेंट नहीं होता है तब तक डिजाइनर गुड्स देने के लिए लाइबल है क्या। शेरवानी इज ऑलरेडी रेडी होके वो वहां पे लगाई हुई है, बट क्या वो लेने देगा क्या शेरवानी, नहीं लेने देगा। क्यों, क्योंकि उसका पेमेंट अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। सो डिजाइनर क्या कर रहा है, ही इज एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ लीन का मतलब होता है गुड्स पे कब्जा करना। तू जब तक मेरे को पैसे नहीं देता जा मैं तेरे गुड्स नहीं दूंगा। दिस काइंड ऑफ राइट इज नथिंग बट लीन। अभी उसके दो मीनिंग है, एक है जनरल लीन, एक है पर्टिकुलर लीन। मैं आपको समझाऊंगी। पर्टिकुलर लीन का मतलब होता है सिर्फ वही गुड्स के लिए आपने पैसा दिया है तो वही गुड्स को क्या करना, होल्ड करना। जैसे यहाँ पे बात सिर्फ शेरवानी की चल रही है, शेरवानी का पैसा नहीं दिया इसके लिए वो शेरवानी का गुड्स क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। मतलब द बेली इज होल्डिंग पर्टिकुलर गुड्स एंड ही इज एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ लीन। एक पर्टिकुलर गुड्स को होल्ड कर रहा है और राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर रहा है। बट एक सिचुएशन है, इमेजिन करो दीपेश सर ने शेरवानी भी उनसे सिलवाई, ब्लेजर उनको एक सिलवाना था, ब्लेजर भी उनसे सिलवाया, एक शर्ट सिलवाना था, शर्ट भी उनसे सिलवाया। तो क्या अभी डिजाइनर के पास नंबर ऑफ गुड्स है, हाँ, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर इमेजिन अगर शेरवानी के पैसे इज ऑलरेडी पेड, उन्होंने प्रीपे कर दिए शेरवानी के पैसे, बट ये जो डिजाइनर है ब्लेजर को होल्ड कर सकता है या शेरवानी के पैसे भले ही प्रीपेड है, ब्लेजर के पैसे प्रीपेड नहीं है, ब्लेजर के पैसे पेंडिंग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दीपेश सर आ गए गुड्स का डिलीवरी लेने और ब्लेजर उन्होंने पहले ही लेके गए थे क्योंकि अर्जेंट था। बट क्या ब्लेजर का पैसा पेड था, इट वॉज नॉट पेड। शेरवानी का पैसा पेड था। शेरवानी अभी भी किसके पास है, डिजाइनर के पास है। बोले मैं थोड़े चेंजेस करके आपको बाद में दे दूंगा। तो क्या डिजाइनर ऐसा बोल के गुड्स को होल्ड कर सकता है क्या कि आपके ब्लेजर के पैसे पेड नहीं है, ब्लेजर के पैसे पहले दो फिर शेरवानी लेके जाओ। यस, दैट इज नथिंग बट जनरल लीन। जनरल लीन का मतलब क्या होता है, गुड्स पे कब्जा करना। बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वही गुड्स का पैसा नहीं दिया है तो उस पे कब्जा करना। कोई और गुड्स पे कब्जा कर सकते हैं क्या, कर सकते, नो प्रॉब्लम विद दैट। ये वाला जो एक्सरसाइज है, ये वाला जो राइट है, जनरली बैंक्स वगैरह एक्सरसाइज करती है। बैंक है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो एक्सरसाइज करती है। लेट्स से हमारे पास 2 से 3 डेट है, हमने गोल्ड लोन लिया है, हमने हाउस लोन लिया है, ठीक है, हमारे पास 2-3 डेट है और जस्ट इन केस
जस्ट इन केस गोल्ड लोन का अमाउंट वी हैव ऑलरेडी पेड, गोल्ड लोन का अमाउंट वी हैव ऑलरेडी पेड, बट हमने अभी तक हाउस लोन का अमाउंट पे नहीं किया है। एक इमेजिनरी एग्जांपल दे रही हूँ, हाउस लोन का अमाउंट हमने पे नहीं किया है, तो क्या वो गोल्ड को लीन कर सकते हैं? गोल्ड को लीन कर सकते हैं कि पहले हाउस लोन जाके पे करो और फिर आपका गोल्ड क्या करो, रिलीज कर देंगे या गोल्ड लेके जाओ। सो एक्सरसाइजिंग दिस काइंड ऑफ राइट इज नथिंग बट जनरल लीन। जनरली कोई भी गुड्स पे लीन एक्सरसाइज करना इज जनरल लीन, और पर्टिकुलर लीन का मतलब होता है पर्टिकुलरली सेम गुड्स पे जो गुड का पैसा आना बाकी है या जो चीज का पैसा आना बाकी है वो गुड्स पे राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करना। ठीक है, लीन का मतलब समझा, मैं बस लीन का मतलब समझा रही हूँ, बाकी मैं डिटेल सिखाया नहीं। बोलो। हम्म, नहीं कर सकते। Okay, I said yes, yes. This kind of right is exercised by bank. I said this is imaginary example. If होता है बैंक कैन एक्सरसाइज, इफ बैंक के पास से आपने, ये लोन नंबर 1 है, बैंक के पास से आपने 20,000 का लोन लिया, 20,000 के लोन के अगेंस्ट ये आपकी गोल्ड की रिंग है, ये रिंग सिक्योरिटी रखी, ये रिंग होगी अराउंड 30,000 की, तो बैंक क्या कभी भी ज्यादा सिक्योरिटी रखेगा? हाँ, सेफर साइड बैंक ज्यादा सिक्योरिटी रखेगा। पर ये जो 20,000 का ईएमआई है ना, ये आपने बहुत टाइमली भरा, इंटरेस्ट प्रॉपरली दिया, तो बैंक वाले जो है वो खुश है। फिर आपको नेक्स्ट लोन चाहिए, नेक्स्ट लोन चाहिए 10,000 रुपए का। सो बैंक वालों ने पहले इतने जितने 20,000 के टाइम पे फॉर्मेलिटीज किए थे उतने फॉर्मेलिटी नहीं किए, बिकॉज नाउ बैंक आपको जानती है, बैंक आपके क्रेडिट स्कोर को जानती है कि आप दिए गए लोन को प्रॉपरली टाइम से पहले क्या कर रहे हो, रीपे कर रहे हो, ईएमआई दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो। सो आपने 10,000 के टाइम पे बोला सर मेरे पास एक्चुअली सिक्योरिटी इतना नहीं है, क्या 5,000 का सिक्योरिटी मैं रखूं तो चलेगा क्या? तो बैंक इज सेइंग नो प्रॉब्लम विद दैट, बैंक इज फाइन विद दैट, क्योंकि ऑलरेडी क्या 20,000 के लोन का इतना सिक्योरिटी बैंक के पास रखा है। हाँ, एंड नाउ बैंक इज नोइंग दैट पर्सन, सो बैंक प्रेफरेंस से, पहचान से या उसके क्रेडिट स्कोर से अलाउ कर सकती है कस्टमर को ज्यादा लोन, सिक्योरिटी से ज्यादा लोन आई मीन टू से कर सकती है। और उसने तीसरा लोन लिया 50,000 का, 50,000 के अगेंस्ट एग्जैक्ट 50,000 का सिक्योरिटी दिया, फिर भी बैंक ने क्या कर दिया, अलाउ किया। जस्ट इन केस 50,000 के लोन का रीपेमेंट क्या था, बस 3 मंथ्स था, जस्ट 3 मंथ्स था। तो ये पर्सन ने मतलब कस्टमर ने 50,000 का लोन रीपे कर दिया, 50,000 का लोन रीपे कर दिया, बट ये 20 और 10,000 का लोन रीपे करना अभी तक पेंडिंग है, और 50,000 का सिक्योरिटी भी था। नाउ अगर वो कस्टमर ने या वो पर्सन ने 20,000 या 10,000 के पेमेंट में डिफॉल्ट किया, तो बैंक क्या बोल सकती है, क्या पहले ये 20 या 10,000 का लोन पे करो और फिर आपका सिक्योरिटी क्या करो, लेके जाओ? बैंक विल हैव ऑप्शन टू से दैट बैंक कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन, बैंक कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन, दैट टू जनरल लीन। अगर एक डेट होता तो पर्टिकुलर लीन, अगर नंबर ऑफ डेट है तो बैंक राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकती है। जैसे मैंने गोल्ड लोन और हाउसिंग लोन बोला, बट ये डिफरेंट लोन हो जाते हैं। बट आप अगर डेट लेते हो बैंक से, उधार में पैसा लेते हो, सिक्योर लोन लेते हो, तो वो केस में इफ यू हैव नंबर ऑफ लोन्स, तो बैंक कैन यूज फर्स्ट लोन का सिक्योरिटी अगेंस्ट योर थर्ड लोन और वाइस वर्सा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट जनरल लीन। लीन इज अ राइट ऑफ पर्सन टू रिटेन द गुड्स। रिटेन का मतलब होता है ये गुड्स क्या करना है, मेरे पास है, मेरे पास ही रखना है, क्योंकि आपको आगे रीगेन आएगा, आपको आगे रीगेन आएगा सोगा में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो तब मैं और दो चीज लेके डिफरेंस बताऊंगी। रीगेन का मतलब होता है आपने एक चीज को छोड़ दिया है या एक चीज का पोजीशन ट्रांसफर कर दिया है, बाद में उसको गेन किया है, दैट इज रीगेन। रिटेन का मतलब होता है मेरा ही गुड्स मेरे पास ही रखना, मतलब ये गुड्स ऑलरेडी वो पर्सन के पास है एंड दैट पर्सन इज कीपिंग द गुड्स, दैट इज नथिंग बट रिटेनिंग द पोजीशन। जब तक पैसा नहीं आता है तब तक मैं गुड्स नहीं दूंगा, रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर।
क्या उसका ओनरशिप दूसरे वाले का है या दूसरे का गुड्स है, पर क्या हम रख रहे हैं, देयर इज सम पर्पस बिहाइंड दैट, पेमेंट फुलफिल नहीं है या डिफॉल्ट है या जो भी है, अंटिल द क्लेम इज सेटिस्फाइड। जब तक शेरवानी के 12,000 रुपए नहीं मिलते टेलर को, क्या टेलर वो शेरवानी देने के लिए लाइबल है? ही इज नॉट लाइबल अंटिल हिज क्लेम इज सेटिस्फाइड, he cannot give back the goods. Next, some debt due to him is repaid. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आधा डेट रीपे किया है, आधा डेट रहा है, शेरवानी के 15,000 में से 10,000 पे कर दिए, बस 5,000 रह गए, तो क्या वो सिर्फ 5,000 के लिए भी राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है? हाँ, ओनली फॉर सम डेट और ओनली फॉर होम डेट द राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज। अभी इसमें है पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन। It is the right to retain only particular goods in respect of which the claim due. जो गुड्स का क्लेम डिफॉल्ट है या जो गुड्स का क्लेम ड्यू है, वही गुड्स को क्या करने का राइट है, वही पर्टिकुलर गुड्स को रिटेन करने का राइट होता है। बट जनरल गुड्स के केस में या जनरल लीन के केस में, इट इज द राइट टू रिटेन द गुड्स नॉट ओनली फॉर द डिमांड अराइजिंग आउट ऑफ द गुड्स रिटेन, बट फॉर द जनरल बैलेंस ऑन अकाउंट इन फेवर ऑफ सर्टेन पर्पस। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 3 डेट्स बताए थे, 3 डेट है, तो 50,000 का डेट तो ऑलरेडी पे कर दिया, बट क्या 20 और 10,000 के डेट के लिए बैंक 50,000 का सिक्योरिटी होल्ड कर सकती है? कर सकती है। बैंक विल हैव ऑल राइट। पर्टिकुलर लीन में क्या होता है, where belly has in accordance with the purpose of bellman rendered any service involving the exercising labor or skills in respect of goods bell, he has in the absence of contract to contrary right to retain goods until he receive the due remuneration। उसके स्किल्स एंड लेबर पे था, जैसे शेरवानी का मैंने एग्जांपल लिया, क्या उसने उसके स्किल के बेसिस पे शेरवानी बनाई थी? हाँ, so he will have all right to exercise particular lien until and unless the payment is not completed। जनरल लीन का राइट अवेलेबल होता है जनरली बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, पॉलिसी होल्डर्स एंड अटॉर्नीज ऑफ लॉ। ये जनरल लीन जनरली कोई जो नॉर्मल डेट प्रोवाइड करता है या नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसको एक्सरसाइज करने का राइट नहीं होता है। बैंकर्स वगैरह, जनरली बैंकर्स ये राइट ज्यादा यूज करती है, एक्सरसाइज करती है। Now we will see the difference between general lien and particular lien. अच्छा, मुझे बताओ lien समझा क्या? Lien is nothing but retaining the goods. Retaining the goods मतलब गुड्स का कब्जा करना, वही गुड्स है अपने पास ही रखना है। This kind of exercising right is known as lien, right of lien। उसके दो टाइप्स है, एक होता है जनरल लीन, एक होता है पर्टिकुलर लीन। पर्टिकुलर लीन मतलब जो गुड्स के लिए पैसा ड्यू है या जो गुड्स के पैसों का डिफॉल्ट किया है वही गुड्स को होल्ड करना। बट जनरल लीन के केस में अगर कोई गुड्स का पैसा रीपेड है, तो क्या दूसरे वाले गुड्स के अगेंस्ट हम होल्ड कर सकते हैं? हाँ, होल्ड कर सकते हैं। दैट वुड बी एक्सरसाइज बाय मोस्टली बैंकर्स। ये देखो, जनरल लीन इज इन सेक्शन 171, पर्टिकुलर इज इन 170। जनरल लीन अल्टीट्यूड्स, general lien alludes to right to keep possession of goods belonging to other against general balance of goods। कोई भी गुड्स का पोजेशन आप कर सकते हो, कोई भी गुड्स पे लीन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हो अगर आपका थोड़ा बहुत पैसा या बैलेंस क्या है, पेंडिंग है। लेकिन पर्टिकुलर गुड्स या पर्टिकुलर लीन विल इम्प्लाइज राइट ऑफ बेली टू रिटेन स्पेसिफिक गुड्स ओनली। वही गुड्स हम होल्ड कर सकते हैं जो गुड्स का पैसा बाकी है, बाकी वाला गुड्स देना पड़ेगा। जनरल लीन इज नॉट ऑटोमेटिक बट इट इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द एग्रीमेंट। इट इज एक्सरसाइज बाय द बेली ओनली बाय द नेम। ये एग्रीमेंट है, इसके लिए बैंकर्स वगैरह जनरली ये क्या करते, यूज करते। पर्टिकुलर लीन जो होता है ऑटोमेटिक होता है। अभी टेलर वाले को पता भी नहीं होगा या वो डिजाइनर को पता भी नहीं होगा कि उसने लीन का राइट एक्सरसाइज किया है ना, उसको ये टेक्निकल टर्म पता भी नहीं होगी, उसने डायरेक्टली बोल दिया सर जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक मैं गुड्स नहीं दूंगा। तो ये कंसेप्ट को ही क्या बोला जाता है, लीन बोला जाता है, पर्टिकुलर लीन बोला जाता है। तो ये बाय डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिक है। इट कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट गुड्स इवन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर एंड स्किल। जैसे आपने डेट लिया, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, क्या लोन के अगेंस्ट जनरल लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं? हमने 3 लोन लिए थे, 10 का था, 20 का था, 50 का था।
50 का रीपे कर भी दिया, पर क्या 10 और 20 के लोन के लिए 50 का सिक्योरिटी बैंक वाले रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट पर्टिकुलर लीन के केस में इट कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन सम लेबर एंड स्किल इज इन्वॉल्व। जहां पे लेबर एंड स्किल इन्वॉल्व है वहां पे क्या आएगा आपका? पर्टिकुलर लीन आएगा। क्या डिजाइनर के केस में स्किल्स और लेबर दोनों इन्वॉल्व है? यस, बोथ विल बी इन्वॉल्व। ओनली सच पर्सन आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 171। सेक्शन 171 में एक लिस्ट दिया है लोगों का, वही क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर जनरल लीन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर लीन कैन बी एक्सरसाइज बाय एनी पर्सन। जैसे बेली है, बेली मतलब जो गुड्स को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है फॉर सम टाइम, फॉर सम पर्पस। देन है फाइंडर ऑफ गुड्स, जो हम कंसेप्ट अभी पढ़ेंगे तुरंत। फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब ऐसा पर्सन जिसको क्या मिल रहे हैं? गुड्स मिल रहे हैं। प्लेजी, ये भी इसी में पढ़ेंगे। अनपेड सेलर, अनपेड सेलर सोगा में पढ़ेंगे। अनपेड सेलर का मतलब होता है द सेलर हु इज नॉट येट पेड। हमने क्या किया? दुकानदार से जाके कुछ खरीदी कर लिया और बोले कि सर पैसा बाद में देंगे, तो वो क्या बन गया? अनपेड सेलर बन गया, क्योंकि मनी और अमाउंट हैज नॉट बीन पेड। कोई एजेंट है, कोई पार्टनर है, दिस पर्सन आर एंटाइटल टू क्लेम द राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन। पहले पैसा दो और फिर क्या करो? गुड्स लेके जाओ। एजेंट कैसे होगा? लेट्स से एक प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल के डायरेक्शन के अंडर एजेंट काम करता है। प्रिंसिपल के डायरेक्शन के अंदर कॉटन बेल्स है, कॉटन बेल्ट सेल या परचेस करता है। अभी 50 किलो 50 केजीज ऑफ कॉटन बेल्स का क्या है? स्टोरेज है किसके पास? एजेंट के पास रखा है, एजेंट के नियर बाय गोडाउन में रखा है। उसका होल्ड किसके पास है? एजेंट के पास है। तो जब भी जरूरत आए, जब भी कस्टमर आए, डील कौन करेगा? अल्टीमेटली एजेंट ही करेगा, इज द एट द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। बट ये एजेंट का पिछले 5 महीने से रिमोनरेशन या सैलरी ये प्रिंसिपल ने दिया नहीं है, 5 महीने से सैलरी दिया नहीं है एजेंट का। तो क्या एजेंट राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है? एजेंट बोलेगा ये जो 50 केजी 50 केजीज ऑफ कॉटन बेल्स है, मैं तभी जाके कस्टमर को डिलीवर करूंगा जब आप मेरा सैलरी दोगे। तो दिस काइंड ऑफ राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज बाय एजेंट्स एज वेल। और बाकी के जो है जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स है, अनपेड सेलर है, प्लेजी है, इसको एक एक एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इन द सेम यूनिट, है ना? समझा लीन क्या होता है? एक वर्ड याद करो, रिटेन। रिटेन, रिटेन द गुड्स, बोलो साथ में, रिटेन द गुड्स। रिटेन द गुड्स, गुड्स को रिटेन करना, खुद के पास ही रखना, गुड्स का कब्जा करना इज नथिंग बट एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ लीन। लीन के दो टाइप्स बताओ मुझे जोर से। जनरल एंड पर्टिकुलर। जनरल में कोई भी चीज के लिए आप, कोई भी गुड्स के लिए या कोई भी डेट के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, बट पर्टिकुलर लीन कैन बी एक्सरसाइज ओनली फॉर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर गुड्स। ओके, समझा क्या? क्या जब तक क्लेम सेटिस्फाई नहीं होता है, बेली मतलब जिसको गुड्स दिया है वो बेली हो जाएगा। क्या बेली वो गुड्स को रिटेन करके रख सकता है? हाँ, बेली कैन रिटेन द गुड्स अंटिल द क्लेम इज सेटिस्फाइड। जरूरी है कि पूरे पैसों के लिए ही गुड्स का कब्जा करना है? थोड़े या आधे से कम पैसों के लिए भी गुड्स का कब्जा कर सकता है। लेट्स से 15,000 का शेरवानी था, 14,000, 14,000 इज ऑलरेडी पेड, जस्ट 1,000 अमाउंट इज पेंडिंग। डिपेंड सर एकदम गाई गाय में आ गए, उनका मुहूर्त निकला जा रहा था, बोले अरे शेरवानी, ये इधर फेरे चालू होने वाले, मेरी शेरवानी रह गई है बाकी कामों के चक्कर में। तो फिर भी वो टेलर, फिर भी वो डिजाइनर बोल सकता है नहीं सर, पहले 1,000 रुपए, आपकी उधर शादी भी हो गई तो भी चलेगा, लेकिन पहले 1,000 रुपए दो फिर शेरवानी, बोल सकता है। इवन फॉर 1/3 अमाउंट, इवन फॉर 2/3 अमाउंट, इवन फॉर 1/10 अमाउंट, एनी पर्सन कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। ठीक है, पीछे डाउट है किसी को? कोई न्यू पर्सन? प्रसाद, डाउट है कि समझ रहा नहीं है, सब जा रहा है ऐसे? क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, ठीक है। इधर पीछे डाउट है क्या? ठीक है, राइट ऑफ लीन। अभी अपन क्या लिख रहे थे? राइट्स ऑफ बिलिंग, राइट्स ऑफ बिलिंग नंबर 6 लिखो। राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन नंबर 6 लिखो। राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन,
इसमें लिखो, it is right to retain only the particular goods. It is right to retain only the particular goods in respect of which the claim is due. Right? It is right to retain only particular goods in respect of which the claim is due. It is right to retain only particular goods in respect of which the claim is due. उसमें ही लिखो कॉमा करके, दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय, this right can be exercised by Belly until he receives until he receives remuneration for his service. Until he receives remuneration for his service. Right number next लिखो, right number next लिखो, right of general lien, right of general lien, उसका explanation लिखेंगे. It is right to retain the goods. It is right to retain the goods for general balance. It is right to retain the goods for general balance on account in favor of certain persons. In favor of certain persons. On general balance account in favor of certain person. Comma करके लिखो, this right is available only to bankers, factors, war fingers, policy brokers and attorneys of law. देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है. This right is available to only these list of person. एग्जॉस्टिव है, इट कैन एक्सीड, बट कम नहीं होगा. इसमें ऐड हो सकता है बट लेस नहीं होगा. बट 171 में जो लोगों का लिस्ट दिया है वही लोग जनरल लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं. जनरल लीन पर्टिकुलर लीन का जो डिफरेंस है दैट वुड बी योर होमवर्क. एक बार जस्ट टेक 2 minutes, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द डिफरेंस. पढ़ लो, कुछ नहीं समझा तो पूछ लो. मतलब ऊपर कुछ नहीं, सेक्शन है 170 171. पढ़ने के लिए टाइम दिया है, एक दूसरे का मुंह देखने के लिए नहीं. इधर बोर्ड पे ध्यान दो. हो गया.
वॉर फिंगर्स का मतलब होता है जनरली जो शिप वगैरह जो होता है, आपने ये डॉक्स वगैरह देखे रहेंगे, शिप्स वगैरह होता है, तो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको लीगली डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं, तो दैट इज सर्टिफिकेट, दैट इज वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट बोला जाता है उसको, वो भी मैं सोगा में डिटेल पढ़ाऊंगी। ये भी एक बेलमेंट का ट्रांजैक्शन ही होता है, क्योंकि फॉर सम टाइम हम गुड्स किसी को देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेफ कस्टडी to deliver it to another location. So that would be bailment. bailment हुआ वो जो अपने जो इतना लंबा डिस्कशन हुआ था वो। रीड किया, हो गया। इतना क्या पढ़ रहे हो, होशियार हो गए हो। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हमने पहले भी देखा। फाइंडर ऑफ गुड्स किसको बोला जाएगा, जो पर्सन को कोई चीज मिल गई है वो पर्सन को बोला जाएगा, अच्छे से बैठो। फाइंडर ऑफ गुड्स, जो पर्सन को कोई चीज मिली है उसको फाइंडर ऑफ गुड्स बोला जाएगा। जैसे आपको क्लास को आते आते एक मोबाइल फोन मिल गया, तो आप कौन बन गए, आप कौन बन गए, फाइंडर ऑफ गुड्स। मुझे सुनाई दिया ओनर ऑफ गुड्स, सो यू विल बिकम, क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस अराइज हो जाएंगे, करेक्ट। सो यू विल बिकम अ फाइंडर ऑफ गुड्स। आपका एज अ फाइंडर ऑफ गुड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू रिटर्न बैक द गुड्स टू द ट्रू ओनर, नो प्रॉब्लम विद दैट। पैसों का बैग मिल गया तो पुलिस के पास देने का, ओके, वेरी नाइस। So it will differ. Actually, money can't be termed as goods also. तो बट एक बोल रही हूँ, पैसों का बैग मिले, क्योंकि ये सिर्फ इमेजिनेशन में ही होता है। किसी को पैसे मिले क्या ऐसे पड़े, अच्छा यू गॉट कितने, 1,000 रुपए। साहिल को कितने मिले, बंडल मिला था, बाप रे बाप। सोने का बॉक्स, अच्छा, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स। ओ माय गॉड, आई विश, आई विश मुझे ऐसा कुछ मिले, बिकॉज ये चीज है, ऐसा मेरा लक बिल्कुल नहीं है। आई गॉट 1 रुपी, उससे ज्यादा मुझे पैसा मिला ही नहीं, वो भी ऐसे कॉइन पड़ा मिला था। चलो, find some goods is known as, which is not belongs to him, of course. The person who finds some goods which is not belongs to him, that person would be termed as finder of goods. Now it is the duty of the finder of goods to find the true and surrender the goods to him. However, finder of goods has no right to sue the owner for compensation of trouble and expenses voluntarily incurred by him in finding the owner and preserving the goods found. अगर आपको फोन मिल गया, ओके, और आप इसे 10 जगह पूछ रहे हो, तेरा फोन है, तेरा फोन है, तेरा फोन है, तो आपको वो फोन को सर्च या फोन का ट्रू ओनर सर्च करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ा। जो ट्रू ओनर है उसको फाइनली ट्रू ओनर मिल गया और उसको आपको फोन देने जाने पड़ा। ट्रू ओनर रहता है किधर, तो दूर रहता है, पुणे से बाहर रहता है, तो आप वहां चले गए, तो उसमें आपको रिक्शा को 500 रुपीज लगे, तो कैन यू क्लेम दैट 500 रुपीज फ्रॉम द ओनर, कि सर ये आपका मैंने मोबाइल दिया है और मुझे मोबाइल को फाइंड आउट करने के लिए या मोबाइल को सर्च करने के लिए, आपको फाइंड आउट करने के लिए या आप तक पहुंचाने के लिए इतना खर्चा लगा, मतलब 500 रुपीज आपने स्पेंड किया, खर्चा किया टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर,
या फिर उसको अच्छे कंडीशन में रखने के लिए फोन टूटा था तो उसको एक कवर में डाल दिया, वो कवर मिल गया आपको 10 रुपए का। सो क्या ये सारे खर्चे आप क्लेम कर पाओगे ट्रू ओनर से? हाँ, you can claim all the expenses which you have incurred to find out the true owner. But if true owner is not giving, if true owner is not giving the expenses or not ready to compensate you, then can you sue? You cannot sue. आप क्लेम कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, मांग सकते हो, बट क्या पैसा मांगने के बाद सामने वाले फाइंड ट्रू ओनर ने नहीं दिया तो कैन यू स्यू फॉर द अमाउंट? यू कैनॉट स्यू। और क्या ऑप्शन होगा? देखो, मोबाइल मिला, मोबाइल के ट्रू ओनर को फाइंड आउट करने के लिए 500 रुपए खर्चा किया, मोबाइल को अच्छे से पन्नी में डाला, उसके लिए 10 रुपए खर्चा किया, 510 रुपए आपका खर्चा हुआ। आपने ट्रू ओनर को फाइंड आउट करने के लिए एफर्ट्स लिए हैं। क्या आप 510 रुपए ट्रू ओनर को मिलने के बाद उससे वसूल कर पाओगे? यू कैन डेफिनेटली रिकवर और क्लेम फॉर द अमाउंट, बट अगर वो ट्रू ओनर 510 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है तो गुस्से गुस्से में जाके उस पर केस फाइल कर पाओगे? नो, यू कैन क्लेम फॉर द एक्सपेंसेस बट यू कैन नॉट स्यू फॉर द अमाउंट। स्यू मतलब केस फाइल करना, क्लेम मतलब मांगना। आप बताती हूँ मैं, आप बताती हूँ मैं। देखो, मांग नहीं सकते, मांग सकते, क्लेम कर सकते, नो डाउट विद दैट, बट स्यू नहीं कर सकते और सामने वाला पैसा देने को तैयार नहीं है। अपन क्या करेंगे? राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करेंगे ना, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करेंगे। जब तक तू मेरा 510 रुपया नहीं देता, जा, मैं तेरा फोन नहीं दूंगा। सो राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज, ही कैन नॉट डू दैट। सी, अपने को ऐसे खाना है, ऐसे खाना है, अल्टीमेटली पैसा रिकवर करके मानेंगे। क्या टाइम हुआ है? तो खुद आ जाता था। हमको एज ए फाइंडर ऑफ गुड्स वसूल तो करना है, ऐसा खाएंगे नहीं तो ऐसा खाएंगे, पैसे तो वसूल करके रहेंगे। हाँ बोलो। क्यों करेगा वो केस फाइल, क्यों करेगा कि मुझसे पैसे मांग रहा है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। मतलब अगर आप पर्पसली उसका गुड्स नहीं दे रहे हो, ये देख मेरे को तेरा फोन मिला, ऐसे करके भाग गए, तो देन ही कैन फाइल केस। बट बट आप उसके पास, आप उसके पास गए हो और राइटफुली आपने उससे क्लेम का अमाउंट मांगा, rightfully, and if he is not ready to give the claim ka amount, you cannot sue. You can claim but you cannot sue. But as a belly, as a finder of goods, you will have right to exercise right of lien to claim the amount. बोलो। नहीं, ऐसा नहीं, मैं 5,000 की बात ही नहीं किया, मैंने क्या बोला, 500 रुपया। वो भी आगे पॉइंट है, वो भी आगे बताऊंगी मैं, कि अगर फोन के 2/3 वैल्यू से ज्यादा, जैसे कि 5,000 का फोन मिला आपको, मतलब एक फोन मिला जो कि डब्बा 2-3 हजार का फोन है, उसको रिपेयर करने के लिए आपने 5,000 रुपया खर्चा किया, तो नाउ ये फोन आप उसको दोगे क्या वापस? बेली विल हैव ऑप्शन टू रीसेल द फोन और कीप इट। ये आगे का पॉइंट बताऊंगी, बट मैं क्या बोल रही हूँ, जो आपने एक्सपेंसेस किए, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस टू फाइंड आउट द ओनर, क्या वो क्लेम कर सकते हो? हाँ, क्लेम कर सकते हो, बट लॉ में ऐसा नहीं है कि उसके लिए स्यू कर सकते हो। बट क्या उसके लिए लीन एक्सरसाइज कर सकते हो? कर सकते हो। नहीं दूंगा। इनकेस उसके पास स्यू करने का राइट भी होगा, अगर उसने इनकेस स्यू भी किया तो अल्टीमेटली केस विल बी इन योर फेवर, क्योंकि यू विल से कि आई हैड जस्ट आस्क्ड फॉर 510 rupees which I have received and which I spent to find out the true owner.
आप बोल सकते हो जब तक 510 रुपए नहीं मिलता है तब तक आप फोन ना देने का राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बोला है लॉ में, सीव तो नहीं करोगे बट पैसा तो वसूल करना है। लीन में देखो इधर पर्टिकुलर जनरली सी क्या है, जनरली ऐसा होता नहीं है। किसी का 50-60 हजार का फोन आपने दिया और अगर वो सामने वाले ने 500 रुपया भी खर्ची किया है, 500 रुपया भी स्पेंड किया है, तो ऑफकोर्स दैट पर्सन विल गिव, लॉजिकली दैट पर्सन विल गिव द अमाउंट। बट अगर कोई बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा निकला, जा मैं नहीं देता पैसे, फिर आप बोलोगे जा मैं नहीं देता फोन। सो दिस काइंड ऑफ राइट यू कैन एक्सरसाइज, यू विल हैव ऑप्शन, पैसा तो लेकर ही रहेंगे। हाँ, इमेजिन करो आपको, अभी क्लियर है ना, डाउट क्लियर है ना, लॉ में ऐसा गिवन है, लॉ में ऐसा गिवन है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको सब्जी का बैग मिल जाए, एखादे किसी ने सब्जी का बैग भूल गया, सब्जी मंडी में से सब्जी लाया है वेजिटेबल्स और वो बैग भूल गया, तो आप क्या करोगे? मतलब बैग, इन केस यू फाइंड द बैग, नाउ यू विल बी फाइंडर ऑफ गुड्स, आप क्या करोगे? सब्जी बना के खा लोगे? नहीं, भाजी वाले को कैसे ढूंढेगा? बट विल यू टेक मेजर्स टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर? थोड़ा बहुत ऐसे आजू बाजू के देखोगे कि बैग उठा के सीधा घर? नहीं नहीं, इमेजिन भाजी, अभी 10 रुपए में कौन सी भाजी आती है, बहुत जमाना। एक भाजी नहीं है, इमेजिन करो एक बैग है जिसमें फ्रूट्स है, सब्जियां है, 500-1000 रुपए की भाजी है। हाँ, एक मिनट इसका पॉइंट सुनो, शांति रखो, उसका पॉइंट सुनो, बराबर बोल रही है। हाँ हाँ, करेक्ट, मेरे को यही वर्ड चाहिए था कि भले भले ही 500-1000 रुपए की है सब्जी, बट क्या वो पेरिशेबल इन नेचर है? मैक्सिमम लेट से एक दिन में खराब हो जाएगी सब्जियां। अभी ऐसे ही आप ढूंढते फिरोगे धूप में तो विद इन 1 डे वेजिटेबल्स खराब हो जाएगी, पेरिश हो जाएगी। तो क्या आप उसको खा सकते हो यूज करके? हाँ हाँ, और अगर ट्रू ओनर आ गया, बोले अरे वो बैग मेरी थी, तो क्या यू विल हैव टू कंपेंसेट इट टू द ट्रू ओनर? हाँ, एज अ फाइंडर ऑफ गुड्स you should take all the reasonable measures to find out the true owner, but if you find any good which is perishable in nature, तो पेरिशेबल इन नेचर, और आप सोचोगे अगर मैं ये 500 रुपए की सब्जी है, ढूंढते ढूंढते 50 रुपए की रह जाएगी, सड़ जाएगी सारी सब्जियां, तो बेटर आई विल कंज्यूम इट और गिव इट टू समवन एल्स। तो क्या इन केस बाद में अगर नीडी वो फाइंड मिला, ट्रू ओनर, ट्रू ओनर मिल गया, तो क्या आप ट्रू ओनर को पैसा देने के लिए लाइबल हो? हाँ, लाइबल हो। अभी अगर वो उसकी खोई हुई सब्जियां ढूंढ रहा है तो नीडी होगा ना, so he will be, you will be as a finder of goods will be liable to compensate him the amount जितना भी उसको, जितना भी आपने खाया है सब्जी उसे। या फिर आपको ऐसा डर है कि मैं ये सब्जियां ज्यादा देर मेरे पास रखूंगा तो खराब हो जाएगी, सो यू कैन यूज दैट। नेक्स्ट, सेकेंड इज, मैं ऐसे केसेस बता रही हूँ जहां पे फाइंडर हैव राइट और फाइंडर हैव ऑप्शन टू सेल द गुड्स। कब? जब गुड्स क्या है, पेरिशेबल हो। दूसरा, when the lawful charges of finder of goods in respect of the things found amount to two-third of its value। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, फोन मिला है आपको 3000 का, 3000 का डब्बा फोन है, एकदम खटारा फोन मिला, उसको आपने टू-थर्ड वैल्यू से ज्यादा लगा दिया उसको रिपेयर करने के लिए, तो अल्टीमेटली क्या फाइंडर ऑफ गुड्स हो उसका ओनर बन जाएगा? यस, एंड दैट पर्सन विल हैव राइट टू सेल द गुड्स। नो, ही इज नॉट लायबल। इफ अगर किसी इनकेपेबल पर्सन को गुड्स मिला, जैसे माइनर, माइनर ने वो गुड्स कंज्यूम कर लिया, बिट डिपेंड्स वो नेसेसिटी का है या कुछ और है, वो गुड्स कंज्यूम कर लिया, क्योंकि अल्टीमेटली कौन से गुड्स रीसेल करने का राइट होता है फाइंडर को? पेरिशेबल इन नेचर जो है,
और वो गुड्स अगर माइनर ने कंज्यूम कर लिए तो देन माइनर वोंट बी लाइबल टू पे। इफ माइनर अभी क्या है, पेरिशेबल जो है मतलब फूड का ही बात करेंगे, या फूड के केस में अगर माइनर नीडी है, माइनर अगर नीडी है या उसको वो गुड्स का नेसेसिटी है, तो देन द पर्सन दैट इज द ट्रू ओनर इज लाइबल टू रिकवर फ्रॉम द स्टेट ऑफ द माइनर। जैसे कोई टिफिन है, माइनर ने खा लिया, या कोई फ्रूट्स है, माइनर ने खा लिया, पेरिशेबल गुड्स का जहां पे बात आती है वहां पे ही गुड्स को रीसेल कर पाएंगे। सो वहां पे तो इनफैक्ट माइनर को वापस देना पड़ेगा उसके प्रॉपर्टी में से या उसकी गार्डियन से लेकर। हाँ, समझा क्या? फाइंडर ऑफ गुड्स शुड टेक ऑल द मेजर्स टू find out the true owner, but there are cases where finder of goods can resell the goods. Number one, when the goods are perishable in nature, और डर है कि that person will lose the whole value, खराब हो जाएगा. Secondly, if the person spends more than two-third of the value of the goods, तो ultimately that person can resell. बोलो. Quasi contract ही है, that is quasi contractual obligation. कॉसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जनरली एक टाइप का ऑब्लिगेशन होता है कि पार्टीज के ऊपर आ जाता है। अगर मुझे फोन मिला तो मैंने क्या करना चाहिए, ये मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। इसके लिए नहीं आया, वी आर सो सॉरी। क्योंकि ये सारी चीजें आपको डिटेल में सोगा में भी आएगी, मैं सब समझाऊंगी सोगा में। फाइंडर ऑफ गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, ये सब आएगा। एक्चुअली आई एम नॉट फाइंडिंग आउट द कंसेप्ट। वाओ, होगा मतलब, अच्छा, सोगा मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यू मे बी अवेयर ऑफ दैट। पोगा मतलब प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो एक्ट है उसे पोगा बोला जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स एक्ट, इट इज लाइक दिस। सेल्स जो सोगा है, सोगा मूवेबल के लिए होता है, पोगा जनरली प्रॉपर्टी मतलब विच इज नॉट मूवेबल उसके लिए होता है। पोगा आपको आगे आएगा, लिखो गुड्स। हंसने को क्या हुआ, अच्छे अच्छे भारी भारी शॉर्ट फॉर्म से। My God. Find the person who finds some goods. The person who finds some goods. आपको बाकी क्लासेस में एंट्री मिलती है क्या 1 घंटा लेट आने पे? हाँ मिलती है, हाँ। हाँ तो बोल के रख रही हूँ, मेरे क्लास में नहीं मिलेगा नेक्स्ट टाइम से। आपका जो भी रीजन हो, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लेट आ रहे हो, सो ऑफकोर्स जो भी रीजन हो एंट्री नहीं मिलेगा। 9 तक, 9 तक मैं अलाउ करती हूँ क्योंकि किसी का बस होता है, डिले होता है, ट्रैफिक होता है, कुछ भी होता है। सो 9 तक मैंने कभी किसी को बोला नहीं है, बट एकदम 9:30 पौने 10 बजे आप अगर आ रहे हो तो मतलब सोचने वाली बात है। द पर्सन हु फाइंड सम गुड्स विच इज नॉट बिलोंग टू हिम इज कॉल्ड फाइंडर। इज कॉल्ड फाइंडर ऑफ गुड्स। इट इज ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, it is duty of finder of goods to find and surrender the goods to him. It is duty of finder of goods to find the true owner and surrender goods to him. क्यों नहीं लिख रहा है साहिल? And surrender the goods to him. Finder of goods can claim. नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट लिखो, पॉइंटर फॉर्म में लिख रहे हो ना?
नहीं, अच्छा, फाइंडर ऑफ गुड्स कैन क्लेम compensation and expenses, compensation and expenses which is incurred by him, compensation and expenses which is incurred by him to find the true owner and to preserve the goods, to find the true owner and to preserve the goods. Find the true owner and to preserve the goods. But he cannot sue for that expenses. He cannot sue for that expenses. अब एक उसके नेक्स्ट लाइन लिखो, फाइंडर ऑफ गुड्स may sell the goods in two cases. Finder of goods may sell the goods in two cases. ये दो केसेस एज इट इज लिख दो. पेरिशेबल और पेरिशेबल को और टू थर्ड वैल्यू को अंडरलाइन कर देना सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर बाद में. पूरे पूरे लिखना है. लिख रहे हो ना. नो. डन लिख लिया. प्लच जैसे बेलमेंट, जैसे इंडेमनिटी, जैसे लीन, वैसे ही प्लेज एक कंसेप्ट है. क्या आपने प्लेज ये वर्ड कभी सुना है?
सुना है क्या होता है प्लेज? ओथ लेना, ओके, नॉट दैट प्लेज। प्लेज मतलब गिरवी रखना। स्पेलिंग देखो ना, क्या आपके ओथ का भी स्पेलिंग यही है? प्लेज लॉ में प्लेज इज नथिंग बट सिक्योरिटी देके या गिरवी रख के पैसा लेना। जैसे सोना गिरवी रख के, ये मुथूट फाइनेंस वगैरह है, इनके साथ प्लेज का ट्रांजैक्शन होता है। गारंटी, गारंटी का ट्रांजैक्शन श्योरिटी के कंसेप्ट के लिए है। द मॉर्गेज इज अ सिक्योरिटी। प्लेज मतलब सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉर्गेज इज द थिंग और इट इज द गुड्स विच वी आर कीपिंग। ये मॉर्गेज या हाइपोथिकेशन हो गया। प्लेज इज द ट्रांजेक्शन विच वी आर डूइंग, है ना, बिटवीन टू पार्टीज। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। मतलब क्या है? प्लेज का ट्रांजैक्शन है गुड्स का बेलमेंट करना, गुड्स को प्रोवाइड करना सामने वाली पार्टी को। किस लिए? द पर्पज इज एज अ सिक्योरिटी। एज अ सिक्योरिटी जो लोन हमें मिल रहा है उसका सिक्योरिटी बोल के बुक्स रखना, गिरवी रखना, मतलब क्या है? प्लेज हो गया। द बेलर इन दिस केस इज कंसिडर्ड एज पॉनर। बेलर मतलब क्या होता है? जनरली जो गुड्स को देता है, द पर्सन हु गिव्स द गुड्स इज नोन एज बेलमेंट। द पर्सन टू होम द गुड्स इज गिवन इज नोन एज बेली। तो ये केस में बेलर को consider as pawner and bailey will be considered as pawnee. That will be bailey. Okay, pawner and pawnee. जैसे बेलर बेली होता है, promiser promisee होता है, buyer seller होता है। This kind of concept are there. ये देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। ए लेंड्स मनी टू डी। ए ने बी को क्या किया? ए ने बी को उधार दिया, पैसा उधार दिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी डिपॉजिटेड बाय बी। बी ने एज अ सिक्योरिटी क्या रखा उसका? ज्वेलरी गहने रखा। दिस बेलमेंट ऑफ ज्वेलरी इज प्लेज। ये बेलमेंट ऑफ ज्वेलरी क्या मानेगी? मानेंगे प्लेज मानेंगे। सी प्लेज इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बेलमेंट ओनली। हम गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हैं, बट प्लेज का ऑलवेज पोजीशन या ऑलवेज पर्पस क्या रहेगा? सिक्योरिटी ऑफ गुड्स फॉर सम डेट। हम गुड्स का एज ए सिक्योरिटी रख रहे हैं, क्या मिलने के लिए? उधार मिलने के लिए, लोन मिलने के लिए, डेट मिलने के लिए। सो बी वुड बी कंसिडर्ड एज ऑनर्ड और प्लेजर एंड ए वुड बी कंसिडर्ड एज प्लेजी। प्लेजर प्लेजर प्लेजी बोलो, पॉनर पॉनी बोलो, आपको जैसे सही लगे। दीज आर द सब्स्टिट्यूट वर्ड, दैट इज योर कन्वीनियंस। Now, essential of pledge. Essential of pledge. There shall be bailment for the security against payment. Bailment होता है, मतलब अल्टीमेटली बेलमेंट के सारे कैरेक्टर्स क्या है? प्लेज फुलफिल करेगा। बेलमेंट है मतलब ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, बट पर्पस इज ऑलवेज सिक्योरिटी फॉर सम डेट। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? हमेशा गुड्स होना चाहिए। गुड्स मतलब जो कि मूवेबल होता है। प्लेज बेलमेंट एंड प्लेज में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, सो ये न्यू वर्ड। सो प्लेज इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बेलमेंट। जैसे कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या टैसिट बाहर कौन है? क्या है? सबके सब बाहर देख रहे हो? हाँ, शादी होने वाली इसके लिए हाई कर रहे हो क्या? सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? ऐसे ही प्लेज इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बेलमेंट, बट प्लेज कौन से गुड्स के लिए होता है? प्लेज
एज अ सिक्योरिटी होता है. ऑलवेज द पर्पज ऑफ प्लेज इज टू सिक्योरिटी फॉर सम. अरे क्या हो गया सीरी को? सीरी वो एडी है, कुछ भी सुनती रहती. तो प्लेज मतलब क्या है कि गुड्स का देना, गुड्स को बेल करना एज अ सिक्योरिटी फॉर सम डेट. Bailment was also a two-way transaction. Either gratuitous or non-gratuitous. Bailment is a two-way बट पार्टीज तो दो है ना. सी गारंटी में जैसे तीन पार्टी है, श्योरिटी, डेटर, क्रेडिटर. वैसे बेलमेंट में बेलर और बेली है. वो कुछ दे रहा है नहीं दे रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? नंबर ऑफ पार्टीज. ट्रिपार्टिएट कॉन्ट्रैक्ट है कि टू वे कॉन्ट्रैक्ट है? बेलमेंट इज ऑल्सो टू वे कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेज इज ऑल्सो टू वे कॉन्ट्रैक्ट. मैं समझाती हूँ क्लास के बाद. आई डेंट गेट द पॉइंट, मतलब एग्जैक्टली क्या है. और इस पे डिस्कशन नहीं करते क्योंकि ये नॉर्मल पॉइंट. आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, नो प्रॉब्लम. गुड्स प्लेज फॉर शैल बी इन एग्जिस्टेंस. ऑफ कोर्स जो गुड्स हम प्लेज कर रहे वो एग्जिस्टेंस में चाहिए, अलाइव मतलब चाहिए वो गुड्स. देयर शैल बी द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी. प्लेजर टू प्लेजी डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, तभी जाके वो क्या हुआ है मानेंगे, प्लेज हुआ है. क्योंकि अल्टीमेटली प्लेज इज अ पार्ट ऑफ बेलमेंट. सो बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है. अच्छा, प्लेजर कौन है और प्लेजी कौन है ये आपको अच्छे से समझ गया, तभी उसके ड्यूटीज एंड राइट्स देख पाएंगे. प्लेजर कौन होता है? बेलर. बेलर मतलब कौन? जो गुड्स देता है, जो गुड्स प्रोवाइड करता है, जो गुड्स लैंड करता है ना, प्रोवाइड करता है. प्लेजी मतलब कौन? द पर्सन टू होम गुड्स हैज बीन प्रोवाइडेड. ये क्लियर है? ओके, बेलर बेली की तरह कंसीडर करो. टीम्स भी है. लैंड इज नॉट मूवेबल, so it will not be considered as a goods under pledge or under bailment. वो जाएगा पोगा में, प्रॉपर्टी एक्ट में जाएगा वो. राइट ऑफ प्लेजी. राइट ऑफ प्लेजी मतलब बेली के राइट्स. प्लेजी के क्या राइट्स होंगे? राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स. क्यों रिटेन करेगा वो? अगर द प्लेजी में goods pledged not only for the payment of debt or performance of the promise but also for the interest also. जैसे 5,000 का लोन है, लोन तो रिपे कर दिया, लोन तो रिपे कर दिया, बट लोन का इंटरेस्ट नहीं दे रहा है. तो क्या इंटरेस्ट के लिए भी, इंटरेस्ट के लिए भी सिक्योरिटी पे होल्ड किया जाएगा, रिटेन किया जाएगा गुड्स को, just for not only for the principal but also for the interest. Right of lien can be exercised by pledgee. राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स. सब्सिक्वेंट डेट मतलब क्या? जैसे एक डेट 10,000 का लिया, दूसरा 20 का लिया, तीसरा 50 का लिया, तो ये हो गया सब्सिक्वेंट डेट्स. मोर देन वन डेट. द प्लेजी कैन रिटेन द गुड्स प्लेस्ड फॉर एनी डेट और प्रॉमिस अदर देन द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ विच दे प्लेस्ड. अल्टीमेटली किसके तरह हो गया ये? किसके तरह हो गया? जनरल लीन के तरह हो गया. जनरल लीन के तरह हो गया. जनरल लीन में भले ही पर्टिकुलर डेट का पैसा दिया है, पर क्या प्रीवियस डेट के पैसे के लिए पर्टिकुलर डेट का सिक्योरिटी होल्ड किया जाएगा? कर सकते हैं. 50,000 का लोन इज ऑलरेडी पेड, बट 50,000 के अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी है, तो क्या बैंक 10 और 20,000 के लोन के लिए वो सिक्योरिटी मतलब 50,000 का सिक्योरिटी सब्सिक्वेंट डेट का सिक्योरिटी होल्ड कर पाएगी? कर सकती है. Bank will have right to retain the subsequent debt or pledgee will have right to retain the subsequent debt. Then pledgee's right to extraordinary expenses incurred. अगर pledgee is entitled to receive from pledger any extraordinary expenses incurred for the preservation of the goods pledged. अगर कुछ ओवर एंड अबाउट एक्स्ट्रा खर्चा किया है या एक्स्ट्रा जो गुड्स प्लेज किए हैं उसको सही ढंग से रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया है
तो वो रिकवर करने के लिए लायबल है। जैसे मैंने मुथूट फाइनेंस से लोन लिया, मेरा सोना गिरवी रखे, गोल्ड गिरवी रखे, मेरे को लोन चाहिए था 1,000 रुपया का, तो मैंने 2,000 रुपयों का अंगूठी गिरवी रखा, ठीक है। तो क्या ये प्लेज का ट्रांजैक्शन हो गया? बेलमेंट तो है ही, बेलमेंट तो है ही, बट इज दैट सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन? यस, सो दैट वुड बी स्पेसिफिकली प्लेज, स्पेसिफिकली प्लेज। तो मुथूट फाइनेंस वाले ने क्या किया, वो रिंग को सही से रखने के लिए, एक इमेजिनरी एग्जांपल दे रही हूँ, तुम लोगों को समझेगा। मुथूट फाइनेंस वालों ने वो रिंग को सही से रखने के लिए एक डब्बी खरीदी, एक छोटी डिब्बी खरीदी, तो वो डिब्बी के चार्जेस है 20 रुपया। तो क्या मुझे 20 रुपया देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस किया है टू कीप द गुड्स गुड और टू प्रिजर्व द गुड्स, देन प्लेजर विल हैव टू पे द अमाउंट for some expenses. Then pledger is right, then pledger makes default. अगर प्लेजर ने डिफॉल्ट किया तो प्लेजी का पास क्या राइट है? एक राइट तो आपको पता है, राइट ऑफ लीन। लीन कर सकता है ना, पेमेंट में डिफॉल्ट किया, जा मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा, जा मैं तेरे गुड्स नहीं दूंगा, पहले पैसे दे। सो प्लेजी कैन एक्सरसाइज, क्या चालू है डिस्कशन? प्लेजी कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन if payment of debt or performance at stipulated time in respect of the goods were pledged, the pledgee will have following right. क्या right हो सकता है? The pledgee may bring suit against the pledger upon the debt or promise. हाँ, केस फाइल कर सकता है, स्यू कर सकता है कि इसने मेरा डेट अभी तक दिया नहीं है, ये देखो सिक्योरिटी मेरे पास पड़ा है। He have all right to sue against the pledger and retain the goods pledged. क्या रिटेन करना चाहिए? जो गुड्स प्लेज किए हैं ऑफ कोर्स रिटेन करना चाहिए, जो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी प्लेज किया है। नेक्स्ट, ही मे सेल द थिंग्स प्लेज्ड ऑन गिविंग द रीजनेबल नोटिस। जनरली अपन जो लोन लेते हैं, कोई भी चीज देकर लोन लेते हैं, जैसे कि गाड़ी देकर आपने लोन लिया, गाड़ी आपने एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी गिरवी रखा है और लोन दिया। इन केस इफ यू मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ लोन, मतलब आप टाइम से लोन नहीं पे कर पाए, है ना, बहुत फॉलोअप लेने के बाद भी लोन नहीं पे कर पाए, तो क्या बैंक विल हैव ऑल राइट टू सेल योर कोलैटरल सिक्योरिटी? यस, बैंक विल डेफिनेटली सेल योर बाइक और योर कार बिकॉज बैंक विल हैव राइट। बट बिफोर सेलिंग द कोलैटरल सिक्योरिटी, क्या बैंक को आपको नोटिस देना पड़ेगा? हाँ, नोटिस देने का मतलब होता है कन्वे करना, इन्फॉर्म करना कि सर आपने टाइम से लोन नहीं दिया है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपका कोलैटरल सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं और उससे पैसा वसूल करेंगे। Have you understood that? These all right, pledgee will have, bailey will have, pledgee will act as a bailey. Then rights of pawners और rights of pledger. Pledger के पास क्या right होता है? Right to redeem the goods. Right to redeem the goods. अपना पैसा डेट वापस देके कोलैटरल सिक्योरिटी को क्या करना, रिडीम करवा लेना, वापस अपने कब्जे में करवा लेना। If the time is stipulated for the debt or performance of the promise for which the pledge is made and pledger make default in the payment of total performance at the stipulated time, he may redeem the goods pledge at the subsequent time before the actual sale to them. But he must in case pay in addition any expenses which have arisen from the default. तो वो क्या कर सकता है, उसने अगर एक्सपेंसेस पे कर दिया तो डेफिनेटली ही कैन रिडीम द गुड्स। रिडीम्शन का मतलब होता है अपनी कोलैटरल सिक्योरिटी को वापस छुड़वाना या वापस क्या करना, टेक बैक करना, रिडीम करना बाय गिविंग और बाय फुलफिलिंग द लोन और डेट का अमाउंट। जैसे राइट्स होते हैं, क्या वैसे ड्यूटीज भी होंगे? यस, अभी इसमें बेलर बेली का, प्लेजर प्लेजी का राइट्स एंड ड्यूटीज ही देख रहे हैं अपन। ड्यूटीज ऑफ प्लेजी, क्या ड्यूटीज होंगे प्लेजी के? टू टेक द रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स प्लेज्ड। जो गुड्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखा है, क्या वो यूज कर सकता है? नहीं। मतलब आपने गाड़ी रखी है आपके दोस्त के पास गिरवी और कुछ पैसे लिए और देख रहे कि वो दोस्त मस्त गाड़ी लेके घूम रहा है, इज इट अलाउड इट? नो, इट्स नॉट अलाउड इट। आप अगर कोई कोलैटरल सिक्योरिटी वाली चीज रखते हो, अनटिल एंड अनलेस आपका स्टिपुलेटेड टाइम ओवर नहीं होता है, तब तक
आप यूज नहीं कर सकते. वंस योर स्टिपुलेटेड टाइम इज ओवर एंड सामने वाली पार्टी ने डिफॉल्ट किया, then you can resell or use the goods. Until and unless you cannot. So duty to take the reasonable care of goods, duty not to make the unauthorized used. Unauthorized use मतलब आपको सिक्योरिटी की तरह रखना है, इसको किसी को रीसेल नहीं करना है, किसी को वापरने को नहीं देना है या खुद नहीं वापरना है. ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स व्हेन डेट हैज बीन पेड. डेट पे हो गई, इंटरेस्ट पे हो गया, तो क्या रिटर्न दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं. बट सिर्फ डेट पे हो गई है, इंटरेस्ट पे नहीं हुआ अभी तक, तो रिटेन करने का ऑप्शन है. ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स विथ हिज ओन गुड्स. जैसे कोई गुड्स है जिसको हम मिक्स कर सकते हैं इजीली, तो क्या खुद के गुड्स के साथ मिक्स करना चाहिए? नहीं कर सकते. ड्यूटी नॉट टू डू एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विथ टर्म ऑफ प्लेज. अल्टीमेटली टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है. ड्यूटी एस्क्रेशन, अगर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है वो गुड्स से, तो क्या उसको रिटर्न करना चाहिए? हाँ करना चाहिए. जैसे वो काफ का एग्जाम्पल दिया था मैंने, काउ एंड काफ का. क्या हो गए, शांत क्यों हो गए सब लोग? बोले मतलब एटलीस्ट एक्नॉलेज करो, हाँ बोलो ना बोलो. ड्यूटीज ऑफ प्लेजी, समझ गया प्लेजी के क्या ड्यूटीज होने चाहिए? अभी प्लेजर के क्या ड्यूटीज होनी चाहिए? लाइबल टू पे द डेट, जो डेट है वो उसको वापस देना चाहिए अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, दैट इज हिज ड्यूटी. और क्या ड्यूटी है? अगर प्लेजी ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा किया है तो उसको कंपेंसेट करवा के दो. प्लेजर का ये भी ड्यूटी है टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स इन गुड्स. आप अगर गुड्स गिरवी रख रहे हो ये बोल के कि गुड्स का वैल्यू 50,000 रुपए है, हालांकि वो गुड्स एकदम स्क्रैप है, 30,000 भी वसूल नहीं होने वाला उससे बेच के, तो क्या आपको फॉल्ट्स इन गुड्स बताना पड़ेगा? यस, इट इज ड्यूटी ऑफ प्लेजर. देन इफ लॉस ऑकर, अगर प्लेजर के टाइटल में डिफेक्ट है, मतलब प्लेजर का जो गुड्स प्लेजर क्या कर रहा है, गिरवी रख रहा है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, वो खुद ही गुड्स उसके नहीं है, वही चोरी का माल है. अगर डिफेक्ट इन टाइटल की वजह से प्लेजी को कुछ इनकन्वीनियंस हुआ या कुछ चार्जेस पे करने पड़े, तो क्या वो प्लेजर से वसूल कर सकता है? हाँ कर सकता है. हाँ, अगर प्लेजी ने गुड्स को सेल किया, 50,000 का डेट था, 40,000 का सिक्योरिटी रखा क्योंकि पहचान थी, अभी डिफॉल्ट किया पेमेंट में, क्या प्लेजी गुड्स को रीसेल करेगा? हाँ, ही विल हैव राइट टू रीसेल द गुड्स. बट रीसेल करके 40,000 ही वसूल हुआ, डेट तो 50 का था, फिर 10,000 का क्या करे? देन इट इज ड्यूटी ऑफ प्लेजर टू रीपे द डिफिशिट अमाउंट. ठीक है, दैट इज 10,000 रुपीज. लिखो 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 लिखो. प्लेज ही लिखना बाकी है ना सिर्फ. लिखो, पट 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 लिखो, प्लेज खत्म कर देंगे. नहीं, फिर लिखना बहुत हो जाएगा. नहीं, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको कल समझेगा. लिखो, प्लेज लिखो. हाँ लिखो लिखो, प्रियांक लिख. प्लेज, वही तो लिखना था. इट इज द पेमेंट ऑफ गुड्स. चलो मैं हाईलाइट करो, पटपट लिखोगे कैसे, मैं डिक्टेट करूँ कि हाईलाइट करो? चलो मैं मेरे मन का सुनती हूँ. द पेमेंट ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी, आधा डिक्टेट आधा हाईलाइट. क्या मैम, आप क्या मैम बहुत फास्ट बोलते हो. The bailment of goods as a security for payment of debt. The bailment of goods as a security for payment of debt or performance of promise is called. bailment के बाद शुरुआती तो थी bailment of goods. Payment of debt or performance of promise is called pledge. अब
के नीचे लिखो, बेलर के आगे डैश करके लिखो, बेलर के आगे डैश करके लिखो पॉनर और प्लेजर। बेलर के आगे डैश करके लिखो पॉनर और प्लेजर। मुझे ये समझाना है कि प्लेजर मतलब बेलर होता है। इस पॉनर, बेलर लिखो, मैं समझाती हूँ। बेलर के आगे लिखो पॉनर और प्लेजर। बेली के आगे लिखो पॉनी और प्लेजी। ए लेंड्स लोन against the security. यश, जो गुड्स देता है, जो लोन देता है उसके साइड से कंसीडर मत करो। जो गुड्स देता है एज ए सिक्योरिटी वो हुआ प्लेजर। जिसको गुड्स दिया है वो तो लोन देगा। गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। बेलर में लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा देखते हैं? बेलर में जो पर्सन गुड्स, बेलर में गुड्स है, जो पर्सन गुड्स देता है वो बेलर हो जाता है, जिसको गुड्स दिया जाता है वो बेली बन जाता है। तो हमारे वाले ट्रांजैक्शन में क्या है, जनरली लोन है ना, लोन है। लोन मतलब कंसिडरेशन जो कि सामने वाली पार्टी देगी, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट हम क्या दे रहे हैं, हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए सिक्योरिटी। जो गुड्स है वो सिक्योरिटी है, बट हु इज प्रोवाइडिंग द गुड्स, that person would be bearer, pledger, and the person to whom goods has been provided, now which is as a security, that will be belly, that person will provide loan। ये आप लिखते हो क्या, ऐसा लिख लोगे? नीचे बेलर बेली लिख लिया, नीचे लिखो द पर्सन हु प्रोवाइड गुड्स, द पर्सन हु प्रोवाइड गुड्स एज अ सिक्योरिटी, द पर्सन हु प्रोवाइड्स गुड्स एज अ सिक्योरिटी will be considered as bailor। हाँ, प्लेजर लिखो, ऑनर या प्लेजर। द पर्सन हु प्रोवाइड्स गुड्स एज अ सिक्योरिटी will be pleasure। द पर्सन हु लेंड्स लोन और द पर्सन हु गिव डेट, द पर्सन हु गिव्स डेट इज प्लेजी। ऐसा लिख दो, कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी सारे प्लेज के ट्रांजेक्शन है वो डेट के ही होते हैं। द पर्सन हु गिव्स लोन इज प्लेजी, ऐसा लिख के लो स्पेसिफिकली, यू विल बी नेवर कंफ्यूज्ड। हाँ, इसेंशियल एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स में एक दो वर्ड लिखवाती हूं मैं, लिखो इसेंशियल एलिमेंट, डैश करके लिखो सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट, सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट, डैश करके लिखो सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट। सेकेंड डैश लिखो सब्जेक्ट मैटर गुड्स, समझोगे ना ऐसा, सब्जेक्ट मैटर गुड्स। नेक्स्ट डैश करके लिखो गुड्स, गुड्स शुड बी इन एग्जिस्टेंस, एंड नेक्स्ट डैश करके लिखो डिलीवरी ऑफ गुड्स। सब्जेक्ट मैटर गुड्स, उसके बाद लिखो गुड्स शुड बी इन एग्जिस्टेंस, उसके बाद लिखो गुड्स शुड बी डिलीवर्ड।
Goods should be delivered. Then next new point, rights of pledgee, rights of pawnee or pledgee. नंबर लिखो. प्लेजी विल हैव थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो. प्लेजी विल हैव राइट टू रिटेन गुड्स. प्लेजी विल हैव राइट टू रिटेन गुड्स प्लेज्ड for promise performance, for promise performance and for interest as well. For promise performance and for interest as well, and also for necessary expenses incurred by him. Next लिखो. Belly will have pledgee will have right of retention. Pledgee will have right of retention of subsequent debts. Pledgee will have right of retention of subsequent debts. This right can only be exercised. This right can only be exercised when it is provided in the contract. This right can only be exercised when it is provided in the contract. Subsequent debts, Delhi can exercise this right only when it is given in the contract. Pledgee is entitled to next new duty, right? क्या है? Right. Pledgee is entitled to receive. Pledgee is entitled to receive from the pledger any extraordinary expenses, income, preservation of goods. Next point 4, pledgee will have rights on pledger's default. डैश करके 2 राइट लिखेंगे. Pledgee will have rights on pledger's default. Number 1 right लिखो. Bring a suit against pledger upon the debt. Bring a suit against pledger upon the debt. उसमें सब पॉइंट 2 लिखो. Sell the pledged goods by giving reasonable notice. Sell the pledged goods by giving reasonable notice. ये पॉइंट हो गया. अभी राइट्स ऑफ प्लेजर और पॉनर
राइट्स ऑफ प्लेजर और ऑनर एक ही तो है। प्लेजर में रिडीम द गुड्स, प्लेजर में रिडीम द गुड्स। नेक्स्ट है राइट ऑफ प्लेजर ना लिख रहे अपन। राइट ऑफ प्लेजर में एक ही चीज लिखना है आपको, प्लेजर में रिडीम द गुड्स प्लेज्ड, प्लेजर में रिडीम द गुड्स प्लेज्ड at any time before the actual sale, before the actual sale, he may have to pay but he may have to pay additional expenses. Any time before sale, but he may have to pay additional expenses arising from his default. Additional expenses arising from his default. इसको इसका फोटो ले लो कोई, रुको साथ में, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ लेजी के कोई एक सामने वाला ले लो और अपने ग्रुप पे डाल दो। ड्यूटीज ऑफ लेजी जो हाईलाइट किया है बस उतना लिखो। रीजनेबल केयर है, नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज। एक अच्छा सा फोटो ले लो। डन। हाँ, ड्यूटीज ऑफ प्लेजी हो गए ना, अभी ड्यूटीज ऑफ प्लेजर का भी ले लेंगे। नहीं ना, नहीं होता था। ड्यूटीज ऑफ प्लेजर लिख लिया, आई मीन हो गया। दैट वुड बी योर होमवर्क। चलो चलो, होमवर्क के क्वेश्चंस देख लो। बैठो बैठो, अरे होमवर्क के क्वेश्चंस दे रही हूँ बच्चों। डिफरेंस लिखने को क्या लगता है, तो देख देख के लिखना है। होमवर्क के क्वेश्चन में आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस। मैं आपको 2 दिन दूंगी, मुझे परसों के दिन, दैट इज 31st। 31st दिसंबर थोड़ी है, 31st में है। लिखो, आपके मार्जिन में लिखो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर बेलमेंट एंड प्लेज का डिफरेंस, राइट डाउन द डिफरेंस इन द डिफरेंस नोटबुक। नहीं, डबल मत लिखो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 9, 1, 2, 4, 9 बाकी के हमने सॉल्व किए। 6 and 8 वी हैव सॉल्व्ड। 7 and 2 दिन यू हैव टुमारोज डे, टुमारोज डे 28, 29, 30। आज का गिनने का अभी पूरा दिन बाकी है। आज एक आध दूसरा क्वेश्चन तो कर ही लेगा तू, तू करेगा पहले, सबसे होशियार है तू। तू आज सभी खत्म करके रख देगा। अट्ठाईस, 30, 3 दिनों में आपको 5 क्वेश्चन अलॉन्ग विद डिफरेंस
अलॉन्ग विथ ये सब सॉल्व करना है. 31st ऑफ मे आई विल चेक योर नोटबुक. इसका नोटबुक भी लेनी है. अगर किस हाँ, फाइनली 31st ऑफ मे को लेके आओ, सब कंप्लीट करके 31st ऑफ मे आई विल चेक एवरीथिंग. ओके, एवरीथिंग along with your regular notebook also, completion पूरा. क्या डाउट है बोलो. cases where surety liability does not get discharged, ये समझे हमें. क्योंकि हमने वो पढ़ाया ही नहीं ना. नहीं लिखा है ना. अच्छा, मुझे लगा लास्ट पॉइंट योर आंसर. नहीं नहीं नहीं